हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेथड ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम की। इकोनॉमी में अगर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन अराइज हो जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कहाँ पे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम शो करने लगता है, यानी कि या तो सरप्लस शो करता है या फिर डेफिसिट शो करता है, तो क्या क्या मेथड हम यूज़ कर सकते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। अगर हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम शो हो रहा है, यानी कि सरप्लस अगर शो हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया इंपोर्ट से, तो जो भी एक्सेस अमाउंट है वो हम क्या कर देंगे, अपने रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे, ताकि जब भी हमारे इकोनॉमी में डेफिसिट आए या हमने इंपोर्ट जिस दिन ज़्यादा कर लिया हो एक्सपोर्ट से, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी इंपोर्टेड गुड्स की, तो हम क्या करते हैं उस सरप्लस रिजर्व का यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए। ठीक है, सरप्लस की सिचुएशन सही होती है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो हम अपने रिजर्व अकाउंट में रख लेते हैं। लेकिन जब हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट आ जाता है, यानी कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया, पेमेंट तो ज़्यादा करनी है लेकिन इतने पैसा हमें रिसीव हुआ ही नहीं, इतनी फॉरेन एक्सचेंज हमें रिसीव हुआ ही नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या क्या हम मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन। हम चाहेंगे कि अपनी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। Export should be encouraged by granting various benefit to the manufacturer and the exporter. At the same time, import should be discouraged by undertaking import substitution and imposing reasonable tariffs. So इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम फर्स्ट मेथड को यूज़ करेंगे जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा हमारी इकोनॉमी की गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा। किस तरीके से हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर है, जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, उनको हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, उनको हम सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, जो डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है उनको कम करेंगे, या बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करके जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स है, जो गुड्स एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए बने हैं, उन पे क्या करेंगे, बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि उन गुड्स की वैल्यू कम हो जाए और हमारी कंट्री से ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट किए जाएँ। उसी समय पे हम क्या करेंगे, अपने इंपोर्ट को भी कम से कम करने की कोशिश करेंगे। इंपोर्ट को किस तरीके से हम कम करेंगे, ताकि जो भी हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, जो भी हमारी कंट्री में गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है, उन पर टैरिफ ड्यूटी को इम्प्लाई करके, टैरिफ या ड्यूटी को इम्प्लाई करने से किस तरीके से हमारा इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि जब हम टैरिफ या ड्यूटी अपने इंपोर्टेड गुड्स पे लगाएंगे तो जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है उन गुड्स की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब कॉस्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं बनता कि दूसरी कंट्री से उन गुड्स को इंपोर्ट किया जाए। कुछ हद तक हमारा जो इंपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा इस मेथड का यूज़ करके। तो क्या क्या वेरियस मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का यूज़ कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन यानी कि जब हम अपनी हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए। ठीक है, जब हमारी कंट्री में करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, गुड्स जो है वो क्या होंगे, सस्ते हो जाएंगे। गुड्स जब सस्ते हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। डिवैल्यूएशन का यूज़ करके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके, या इंपोर्ट को कंट्रोल करके, या फिर हम अपने एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने जो डिसइक्विलिब्रियम है उनको करेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन को तो हमने समझ लिया, अब इन सारे पॉइंट्स को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से किस तरीके से हम अपने कंट्री के डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड डिक्रीजिंग इंपोर्ट, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिवैल्यूएशन किस तरीके से जो है यूज़ किया जाता है डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। इट मीन्स रिड्यूसिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को क्या करना, रिड्यूस करना, कम कर देना। इससे क्या होगा, इट इज़ डेलिब्रेट मेजर्स बाय द गवर्नमेंट टू मेक डोमेस्टिक गुड्स चीपर टू फॉरेनर एंड फॉरेन गुड्स कॉस्टलियर। इससे क्या होगा, जब हमारी कंट्री में, जब हमारी कंट्री की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, जो भी हम हमारी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, या जो भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, तो उन गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी। गुड्स की वैल्यू कम होने की वजह से हमारी जो कंट्री के गुड्स है वो सस्ते मिलेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो हमारी जो गुड्स है, डोमेस्टिक गुड्स है, वो भी सस्ते हो गए एज़ कम्पेयर टू फॉरेन गुड्स। तो इससे क्या होगा, इनकरेजिंग द एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग द इम्पोर्ट। दिस विल हैव फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा और हमारे बैलेंस ऑफ अकाउंट पे एक अच्छा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा।
उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन में भी यही कहा गया है कि इट रेफर्स टू द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है उसको डिक्लाइन कर दो। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी, तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा। व्हेन अ कंट्री एक्सपीरियंस डेफिसिट इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीजेज। यानी कि जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट डेफिसिट शो कर रहा है, डेफिसिट शो करने का मतलब है कि जो हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, मान लो गुड्स को हमने एक्सपोर्ट किया 1,00,000 रुपये इसका, ठीक है, तो हमारे पास 1,00,000 की फॉरेन एक्सचेंज आ गया। अब हमने गुड्स को क्या किया, इंपोर्ट किया बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में। जब गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो हमने 2,00,000 रुपये का इंपोर्ट कर दिया, तो हम अपनी कंट्री से 2,00,000 रुपये देने पड़ेंगे। 2,00,000 रुपये का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पे करना पड़ेगा। आए तो हमारे पास 1,00,000 देने पड़ गए, 2,00,000, 1,00,000 रुपये कहाँ से आएगा, 1,00,000 तो तभी आएगा ना जब हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वो पैसा आएगा तभी हम पेमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जब हमारी कंट्री में जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी तो क्या होगा, इससे फॉरेन जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। दिस विल रेज द प्राइजेज ऑफ द फॉरेन करेंसी, इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ गए एंड रिड्यूस द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिशिएशन टेक प्लेस ऑटोमेटिकली ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि जो हमारा डेप्रिशिएशन होता है, जो हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है, वो किस वजह से होती है, वो ऑटोमेटिकली होती है, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। यानी कि जो सप्लाई और डिमांड की वजह से जो है जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या होती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। किस तरीके से होती है, हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। सपोज करो हमारी करेंसी, हमारी कंट्री में करेंसी कम है, करेंसी की कमी है, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने किया क्या, अपनी जो सिक्योरिटीज़ थी मार्केट में, उस सिक्योरिटीज़ को खरीद लिया। जब गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीद लिया तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया। अब कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व था वो इंक्रीज हो गया। यानी कि अब जो कमर्शियल बैंक है उसकी कैश प्रोवाइड करने की, लोन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी बढ़ गई। जब बैंक की लोन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी बढ़ गई तो इससे क्या होगा कि डिमांड तो इकोनॉमी में कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। ठीक है, लोन जब लेंगे, जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोन से पैसा आ गया, अब क्या किया जाएगा, इकोनॉमी में पैसा बहुत बढ़ गया तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। अब गुड्स की डिमांड बढ़ गई लेकिन इतनी सप्लाई हो नहीं रही है, इतनी प्रोडक्शन हो नहीं रही है। जब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया। इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री के गुड्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। जब हमारी इकोनॉमी में गुड्स एक्सपेंसिव हो गए तो लोगों ने क्या किया, एक्सपोर्ट करना तो कम कर दिया और इंपोर्ट हमारी कंट्री में बढ़ गया। इंपोर्ट क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारी कंट्री में गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए और बाहर की कंट्री में कम है। तो ऐसा करने से हमारी कंट्री में जो है सप्लाई तो क्या हो गई, हमारी कंट्री में सप्लाई तो उतनी रह गई क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे इतने ज़्यादा प्राइस होने की वजह से, और डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा, इससे इम्पैक्ट होगा कि प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। जब प्राइसेस कम हो गए तो हमारी इकोनॉमी में क्या आया, डिफ्लेशन आया। यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू यहाँ पे कम क्यों हुई, क्योंकि डिमांड कम हो गई हमारी करेंसी की। हमारी करेंसी की डिमांड कम क्यों हुई, क्योंकि इन्फ्लेशन आने की वजह से लोगों ने हमारी कंट्री में गुड्स या सर्विसेज की डिमांड ही नहीं की, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो गए थे। वो एक्सपेंसिव हो गए थे इसलिए डिमांड नहीं हुई, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड कौन करेगा। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड ही नहीं रही और सप्लाई हमारे गुड्स की भी बढ़ गई और हमारी डोमेस्टिक करेंसी की भी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी। क्योंकि डिमांड और सप्लाई को मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो प्राइसेस है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी के जो रेट है उसको कम करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें अपनी कंट्री के गुड्स को भी कम करना पड़ेगा, उनके प्राइसेस। तो ये क्या हुआ, डेप्रिशिएशन की सिचुएशन आ गई। डेप्रिशिएशन में हुआ तो क्या हुआ, एज कम्पेरेटिवली दूसरी कंट्री के कंपैरिजन हमारी डोमेस्टिक करेंसी भी कम हो गई और साथ ही साथ गुड्स भी सस्ते हो गए। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज आया और हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम था वो बैलेंस हो गया।
आई होप कि आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम समझते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। एक्सचेंज कंट्रोल इन्वॉल्व इम्पोजिंग ऑफ कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑन द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि भाई अब फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ नहीं करना। फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ हम क्यों करते थे, ताकि हम गुड्स को इंपोर्ट कर सके अपनी कंट्री में। यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी कंट्री के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन डाल रही है कि भाई इंपोर्ट मत करो, ठीक है, या फिर बोरोइंग कम से कम करो फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। अब इसमें कहा गया अंडर दिस ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आर सेंट्रलाइज विद वन अथॉरिटी। अब क्या किया जाएगा, जब डेफिसिट हो गया है, डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या है, जितनी भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक के पास, अब वो क्या कर लेगी, अपने पास ही सेंट्रलाइज कर लेगी, या फिर एक स्पेशल एजेंसी को क्या दे देगी, उसकी अथॉरिटी दे देगी कि भाई इनका यूज़ है ना अब कम करना है, अब यूज़ कम करना है। तो एक्सचेंज कंट्रोल हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट। इससे क्या किया जाएगा, इम्पोर्ट कम किया जाएगा। एक्सचेंज कंट्रोल हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग इम्पोर्ट बाय चेकिंग इनडिस्क्रिमिनेट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हम उन चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे इसमें जो कि यूज़फुल है ही नहीं, उन गुड्स या सर्विसेज को क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे जो गुड्स या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हमारी कंट्री में नहीं है। इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना किस तरीके से, या तो हम क्या करेंगे, टैरिफ ड्यूटी लगाएंगे या नॉन टैरिफ ड्यूटी लगाएंगे। टैरिफ ड्यूटी का मतलब है जब हम टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, ड्यूटी लगा रहे हैं। नॉन टैरिफ का मतलब एक पर्टिकुलर इतनी क्वांटिटी आप मंगा सकते हैं हमारी कंट्री में, इससे ज़्यादा नहीं मंगाओगे, इससे ज़्यादा मंगाओगे तो क्या होगा, ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ेगी या रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। तो ये था हमारा एक्सचेंज कंट्रोल। उसके बाद ट्रेड मेजर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े, ठीक है, डेप्रिशिएशन, डीवैल्यूएशन, या फिर हमने पढ़ा एक्सचेंज कंट्रोल के बारे में, ये ठीक है। तो ये सारे हमारे मेथड थे मॉनेटरी मेजर्स कि क्या मॉनेटरी मेजर हम ले सकते हैं। अब ट्रेड मेजर्स की बात कर लेते हैं कि ट्रेड मेजर्स क्या हम ले सकते हैं अपने एक्सपोर्ट को या फिर हम अपने डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी इम्प्लाई करना, यानी कि गवर्नमेंट कैन इम्पोज इंपोर्ट टैरिफ्स, दैट इज taxes on import. This makes foreign goods costlier and reduce import. Second point है import quotas. This involve fixation of maximum quantity limited on import during a given period of time. And third point है export subsidies. Export subsidies यानी कि this is an incentives measures under which government bear a part of the cost of production of the goods produces for export. This enable the exporter to sell their goods at a lower prices in the foreign market. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली इंपोर्ट को कम किया जाएगा ड्यूटीज़ या क्वार्टर्स लगा के, और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके। किस तरीके से, या तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, जो भी मैन्युफैक्चरर है उन पे, जो भी प्रोड्यूसर है जिन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस किया है एक्सपोर्ट करने के पर्पज़ से, तो उन पे जो कॉस्ट आई है गवर्नमेंट उस पर सब्सिडीज़ देगी, यानी कि जो कॉस्ट है वो खुद बियर करेगी, ठीक है। जब कॉस्ट खुद भी कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो उन गुड्स के प्राइस कम हो गए तो हमारी फॉरेन मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये थे कुछ मेजर्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपने डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए। हमने पढ़ा मेथड्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अपने डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो और अच्छे से समझ आया हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।